हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीच ग्रो। आज हम इस वीडियो के अंदर 2014 केवीएस पीजीटी मैथ पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आज की ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी अब अपलोड कर दिया गया है चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखो। उसके अंदर स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप किसी भी मान लो किसी भी पीजीटी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस का एग्ज़ाम हो, एनवीएस का एग्ज़ाम हो, DSSS का एग्ज़ाम हो, तो उनके रिगार्डिंग आपको कोई भी नई अपडेट या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये जो क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं फिलहाल, ये 2014 केवीएस पीजीटी मैथ का पेपर है। अब जो नया आपका जो एग्जाम होने वाला है 2023 में, जो एग्जाम होगा आपका केवीएस का, उसके अंदर सिलेबस के अंदर उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर रखा है। सिलेबस में उन्होंने लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मेंशन नहीं कर रखा है। जो नया सिलेबस उन्होंने डाला है उसमें उन्होंने लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस जो है सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ है। सिर्फ 11th 12th का जो सिलेबस है वही उन्होंने मेंशन कर रखा है। और ऊपर लिख रखा था उन्होंने कि जो इनका क्वेश्चंस का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकता है, ये उन्होंने लिख रखा है। लेकिन सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं लिखा कि लीनियर अलजेब्रा इंक्लूड है या नहीं। पहले लिखा होता था अलग से कि लीनियर अलजेब्रा है, उसके अंदर ये टॉपिक्स हैं, है ना। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ तैयारी करके जाओगे, लीनियर अलजेब्रा की हो चाहे रियल एनालिसिस की हो। पता नहीं है भाई इनका कहाँ से क्या क्वेश्चन डाल दे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 132। काफी सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करती है। ओरिजिन मतलब 0,0 से पास करती है। और एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है पीबी। क्या है? एक लाइन सेगमेंट है पीबी। ये मान लो पी है, ये क्या है? बी है। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 0,-4। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने? 8,0। तो कहते हैं कि ये जो लाइन है ओरिजिन से पास करती है और पी भी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है। तो इसका मिड पॉइंट मान लो m है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे भाई? x1 + x2 डिवाइड बाय 2। 0 + 8 8, 8/2 4। और y कोऑर्डिनेट -4 + 0 -4/2 -2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -2। तो इस लाइन का स्लोप पूछा है ना, तो स्लोप कितना आ जाएगा अपने पास? y2 माइनस, स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। y2 कितना है? -2 माइनस y1 0 है, x2 4 है, माइनस x1 0 है। तो कितना आ गया ये? -2/4 -1/2। ये अपना इस लाइन का स्लोप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कहते हैं? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं। कहते हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर है तब जाके हम उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। पहला पॉइंट है x, -1। दूसरा पॉइंट 2, 1। तीसरा पॉइंट 4, 5। मान लेते हैं इन पॉइंट्स के नाम है A, B, C। ओके। अब देखो, अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है
तो इसका मतलब स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी के। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी लिख लो, चाहे स्लोप ऑफ बी सी भी लिख सकते हो इसको, स्लोप ऑफ बी सी। तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप अगर इक्वल है तो इसका मतलब तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है। तो ए बी का स्लोप कितना आएगा भाई, y2 माइनस y1, y2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू बी सी का स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, 1 प्लस 1 2 बाय 2 माइनस x, 5 माइनस 1 4 बाय 4 माइनस 2 2। अब ऊपर 4 है नीचे 2 है, 2 2 ज़र 4, ये 2 से 2 कटेगा, 1 अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 है। तो यहां से 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 अपने पास आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द एलिप्स इज, मतलब एक एलिप्स की इक्वेशन अपने को गिवन है और क्योंकि एलिप्स है तो उसकी कितनी डायरेक्ट्रिक्स होगी, 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो उन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वो डिस्टेंस अपने को निकालना है। कैसे करेंगे भी देखते हैं। एलिप्स की इक्वेशन क्या है, एलिप्स की इक्वेशन अपने पास है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। पहले हम इस एलिप्स की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू में 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए 36 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो 9/36, 9 4 जा 36, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, y स्क्वायर नीचे 36 आएगा, 4 9 जा 36, तो 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 36/36 1, तो इक्वल टू में आ चुका है 1। हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब यहां पे x स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर है प्लस y स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर है, तो एलिप्स तो आपकी कुछ इस तरह की बनने वाली है, क्योंकि बड़ा नंबर y स्क्वायर के नीचे है। बड़ा नंबर कहां है, y स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, तो ये कुछ इस तरह की एलिप्स है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। तो ये एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस बनता है, ऐसे अलोंग वाई एक्सिस ये एलिप्स बनेगा, है ना। लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं है कि अलोंग वाई एक्सिस बनेगा कि कहां बनेगा, अपने को सिर्फ डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये अगर एलिप्स है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, 2 डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, एक तो यहां होगी और एक दूसरी इस तरफ होगी, है ना। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अपने पास क्या होगी भाई, ये होगी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाय ई, प्लस माइनस ए बाय ई। तो इन दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे, एक तरफ a बाई ई है, नीचे की तरफ माइनस ए बाई है, तो घटाओगे तो कितना आएगा 2a बाई ई। डिस्टेंस कितना आएगा भाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस इज इक्वल्स टू 2a बाई ई, मतलब a बाई ई माइनस ऑफ माइनस ए बाई ई किया है तो कितना आएगा a बाई ई माइनस माइनस प्लस a बाई ई, तो 2a बाई ई अपने पास आ जाएगा। तो अपने पास a की तो वैल्यू है कितनी, मतलब जो बड़ा नंबर है वो a होता है, तो बड़ा कौन है यहां पर 3 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2 है। e नहीं है, लेकिन
ए बी एंड ई के अंदर एक रिलेशन हमने पढ़ रखा है। क्या रिलेशन है? बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू 1 माइनस ई स्क्वेयर, ये रिलेशन है। अब क्या करोगे? तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू अपने पास कितनी है? बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3 है। तो बी स्क्वेयर 2, 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर 9, 1 माइनस ई स्क्वेयर, 1 माइनस ई स्क्वेयर। तो 1 माइनस ई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी? 4/9। तो ई स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 1 माइनस 4/9। 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4/5। तो ई की वैल्यू अपने पास आएगी, एक मिनट, नीचे 9 आएगा। ई की वैल्यू √5/3। ई की वैल्यू कितनी? √5/3। ऑप्शंस कैसे हैं भाई इसके? हाँ जी। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2 इंटू ए कितना है? ए अपने पास है 3, ए कितना है 3, और ई कितना है √5। तो 3 दूनी 6, 6/√5। ऑप्शन है क्या कोई? एक मिनट भाई, 6/√5 आ रहे हैं ना। तो यहां से अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा? 6√5/5 आएगा। कोई गड़बड़ है क्या? 2a/e हमने किया है, तो यहां से a तो 3 है, b यहां 2 है, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स a/e 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है, ई कितना आया है अपने पास? एक मिनट, ई की वैल्यू √5/3 है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हो गई। ए की वैल्यू √5/3 है, ए है 3, ई की जगह क्या रखना है? √5/3। तो 3 पलट कर ऊपर जाएगा, तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18/√5। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले आगे। नेक्स्ट कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो क्या है, कैसे हम इसको करेंगे? देखो, ये एक प्लेन है जिसकी इक्वेशन अपने को गिवन है। क्या है इक्वेशन? 3x माइनस 6y प्लस 2z माइनस प्लस 11 इक्वल टू 0। और किस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है? 2, 3, 4। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d अपने को निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d निकालने का फार्मूला क्या है भाई? एक बार फार्मूला लिख देता हूं मैं। फार्मूला क्या है? सिंपली जिस भी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मान लो पॉइंट है x1, y1, z1 और इक्वेशन ऑफ प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? x, y, z की जगह x1, y1, z1 पुट करोगे तो फार्मूला आएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के ऑप्शन का स्क्वायर प्लस y के ऑप्शन का स्क्वायर। तो यहां पे क्या करना है? x की जगह 2 पुट कर दो, y की जगह 3 पुट कर दो, z की जगह 4 पुट कर दो। तो मॉडुलस ऑफ x की जगह 2 पुट किया तो 2 तिया 6, y की जगह 3 पुट करोगे तो 6 तिया 18 माइनस का 18, और z की जगह 4 पुट करोगे 4 दूनी 8 और प्लस का 11 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4। कितना आ गया ये अपने पास आएगा 11 प्लस 8 19
19 माइनस 18 1, तो 6 प्लस 1 7 बाय 36 प्लस 4 40 प्लस 49 49 का स्क्वायर रूट 7 7/7 1। तो पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा 1 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से क्वेश्चन है कहते हैं लेट x एंड y बी रियल नंबर। x एंड y रियल नंबर है और x सेट हमें दे रखा है, इसके अंदर x, y ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट y इक्वल टू 1/x है वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y एक दूसरा सेट दे रखा है, इसके अंदर भी x, y ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट y इक्वल्स टू माइनस x है। ये दो सेट्स हैं। हमसे पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y क्या आएगा सभी ऑप्शन के अंदर। x इंटरसेक्शन y दोनों का कॉमन रीजन। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमें हेल्प लेनी पड़ती है ग्राफ की। ग्राफ की हेल्प लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके भी देख सकते हो। अगर सॉल्व करने पे कोई पॉइंट आपको मिलता है, मतलब x और y की कोई रियल वैल्यूज अगर आपको कोई मिलती है, तब तो मतलब जितनी x एंड y की वैल्यूज आपको मिलेंगी उतने पॉइंट x इंटरसेक्शन y के अंदर आएंगे। अगर x एंड y की कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलती है, इसका मतलब x इंटरसेक्शन y 5 आएगा। लेकिन ग्राफ की हेल्प से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली क्या करना है ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा। x ग्रेटर देन 0 के लिए ये बन जाएगा और x लेस देन 0 के लिए ये बन जाएगा। किसका ग्राफ है ये, y इज इक्वल्स टू 1/x। x इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो 0 पर तो हम बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0 पर ही बात करेंगे। तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ये है। अब y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स अगर होता तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ये ऐसे इस तरह की एक लाइन आती y इक्वल टू एक्स का, और उस केस के अंदर वो लाइन इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो x इंटरसेक्शन y नॉट इक्वल टू 5 आ जाता अगर y इक्वल टू प्लस एक्स होता तो। लेकिन यहां है माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ये। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा ये। तो y इक्वल टू एक्स के ग्राफ में और y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ में क्या कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं है। कोई भी पॉइंट दोनों में कॉमन नहीं है, देयरफॉर x इंटरसेक्शन y क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। दोनों में एक सिंगल पॉइंट भी कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 137 में देखो क्या है, कहते हैं कि f(x) एक फंक्शन है साइन स्क्वेयर x प्लस 3 cos x माइनस 5, ये 3 cos x माइनस 5। तो हमसे पूछ रहा है बताओ f(x) क्या एक इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, मोनोटोनिक होगा या नन ऑफ दिस। देखो मोनोटोनिक तो नहीं है। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक तब होता है जब या तो वो फंक्शन पूरे इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग हो या फिर वो फंक्शन पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग हो, तब जाके हम उस फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस के जब ग्राफ आप बनाओगे तो वेव फॉर्म में इनके ग्राफ बनते हैं, वेव फॉर्म के अंदर, है ना। तो मोनोटोनिक तो है नहीं है, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा, तो मोनोटोनिक तो है नहीं। ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। बात है इवन ऑड की, तो किसी भी फंक्शन को इवन या फिर ऑड चेक करना है तो एफ ऑफ मतलब x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे f ऑफ माइनस एक्स।
तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस 5 साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ऊपर स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, तो ये अपने पास 3 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा -5। तो इसका नाम क्या है? एफ एक्स है। दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू प्लस एफ एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब एफ एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन है? एक इवन फंक्शन है। अगर यही माइनस एफ एक्स के इक्वल आता तो क्या बोलते हैं हम एफ एक्स को? ऑड फंक्शन। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स मतलब इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब एफ एक्स कैसा है? ऑड है। यहां पर क्या होगा? ये इवन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखो क्या है। इफ g इज इक्वल टू दिस, g कोई फंक्शन हमें दे रखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर, gx डिफाइंड कर रखा है कुछ ऐसे, देन व्हाट वैल्यूज शुड बी असाइंड टू a एंड b। तो a एंड b को क्या वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी? देखो g इसने दे रखा है रोस्टर फॉर्म के अंदर अपने को, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 7 है। और gx फंक्शन इसने दिया ax प्लस b करके, ये फंक्शन है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर हमें पता है ना कि कौन सा एलिमेंट किस पे जाके मैप कर रहा है, और अपने को a और b निकालना है। तो क्या करो, 1,1 बिलोंग्स टू g का मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 1 की इमेज अंडर g इक्वल टू 1 है। तो g फंक्शन दे रखा है तो x की जगह 1 पुट कर दो, कितना आएगा? x की जगह 1 पुट किया तो a प्लस बी इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 1। सिमिलरली 2,3 भी g से बिलोंग करता है। इसको कैसे लिखोगे? फंक्शन की फॉर्म में, g ऑफ 2 इक्वल टू 3 है तो x की जगह 2 पुट करो तो 2a प्लस बी, 2a प्लस बी इक्वल टू 3 है। अपने पास a एंड b के अंदर दो इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, घटा दो भाई इसको, b से माइनस बी कट जाएगा, a माइनस 2a माइनस a इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी तो दिस इंप्लाइज यहां पर 1 रखा, 1 से 1 कटेगा, b की वैल्यू 0। तो a को 1 वैल्यू देनी पड़ेगी और b को 0 असाइन करना पड़ेगा, तो 1,0। एक मिनट, ये तो आंसर ही नहीं दे रखा भाई, कहां गड़बड़ कर दी? 1 1 2 3 3 5 4 7 gx है ax प्लस b, तो 1,1 बिलोंग्स टू g है तो g ऑफ 1 इक्वल्स टू ये है। तो x की जगह हमने पुट किया 1 तो a प्लस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इक्वल्स टू 1 है। ओके, तो 2,3 बिलोंग करता है g से, तो g ऑफ 2 इक्वल टू 3 है। तो x की जगह हमने पुट किया 2, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 है। तो यहां हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो घटाया है ना अपने हमने, तो a माइनस 2a माइनस a, b से माइनस b कट जाएगा, 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2 और a की वैल्यू, अच्छा यहां पे गड़बड़ है, यहां से माइनस कटने पे a की वैल्यू 2 आएगी ना, यहां 1 का रखा था इसलिए गड़बड़ हो गई। तो दिस इंप्लाई b की वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहां से 1 माइनस है, 1 माइनस 2 मतलब -1। तो 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1, 2 कॉमा -1, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 में देखो क्या है, कहते हैं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन अपने को गिवन है और
इस फंक्शन का इनवर्स हम लोगों को निकालना है। क्या करना है? एक फंक्शन अपने को दे रखा है और इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। देखो, इनवर्स निकालने का मतलब होता है x की वैल्यू y की टर्म्स में फाइंड आउट करना। x की वैल्यू y के अंदर जो आएगी वही उस गिवन फंक्शन का इनवर्स होगा। तो y की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करो, यहां से x की वैल्यू y की टर्म में निकाल लो, वही उस फंक्शन का इनवर्स आ जाएगा। तो क्या किया हमने दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ log, तो ये हो जाएगा log y, log m की पावर n, n log m, तो पावर आगे इंटू log ऑफ 5, दोनों तरफ log लिया है तो y का log y, log m की पावर n बनेगा तो पावर आगे आ गई इंटू log ऑफ 5। क्लियर? हमें log x चाहिए तो log x की वैल्यू अलग कर लो, log 5 को डिवाइड में ले आओ, log y डिवाइड बाय log 5। क्लियर? अब क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इस पूरे को log में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि log से log हम कैंसिल कर पाए। यही बात है, x की वैल्यू लानी है तो इस तरफ भी पूरा log में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि log से log कैंसिल कर पाए। यहां बेस e है log का, तो यहां जो ओवरऑल log बनेगा उसका बेस भी e होना चाहिए, तभी हम दोनों तरफ log से log काट पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज लिखी, इसको मैंने कैसे लिखा, log ऑफ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, n इंटू लॉग m, क्या लिखेंगे, log ऑफ m की पावर n। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय log 5 इंटू log y, n की जगह क्या है 1 बाय log 5 और m की जगह क्या है y है, तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ y की पावर 1 बाय log 5। इसका बेस भी e है, दोनों तरफ log है, दोनों का बेस e है, तो log से log काट दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू y की पावर 1 बाय log 5। ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, y की पावर 1 बाय log 5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सीक्वेंस से। कहां से है भाई, सीक्वेंस से क्वेश्चन है, हमें इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है। क्या दे रखा है, Sn अपने को दे रखा है, Sn क्या है 3n+1 इंटू n-2 डिवाइड बाय n इंटू n+3। लिमिट निकालनी है, मतलब अपने को निकालना है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी s ऑफ n, यही मतलब है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, Sn की वैल्यू कितनी, ये है, तो 3n+1 इंटू n-2 डिवाइड बाय n इंटू n+3, ये है भाई। अब क्या करना है, ऊपर से n को कॉमन ले लो, ऊपर से n को कॉमन ले लो, तो ये बनेगा अपने पास लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां से एक n कॉमन आएगा, यहां से भी n कॉमन आएगा, तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। यहां कितना बचा 3 प्लस, और यहां पे 1 बाय n हो जाएगा, इंटू n बाहर गया तो 1 और यहां पे 2 बाय n। सेम काम डिवाइड में कर दो, एक n तो है ही, इस फैक्टर से n को बाहर लोगे तो n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा, कितना बचेगा 1 प्लस 3 बाय n, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। अब लिमिट पुट कर दो। फिलहाल देखो, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि यहां पर बनती इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही थी, तो कुछ ना कुछ रीअरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी ना अपने को। अब पुट करके देखो क्या कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है क्या, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, कोई पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, तो वही लिमिट आ जाएगी। n की जगह इन्फिनिटी, तो कितना आया 3 प्लस
1 बाई इन्फिनिटी 0, तो 3 इंटू 1, 2 बाई इन्फिनिटी 0, तो 3 इंटू 1, नीचे 3 बाई इन्फिनिटी 0, तो नीचे 1, तो लिमिट आ जाएगी अपने पास 3। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्लियर भाई? नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट, एक सेट अपने को दे रखा है S, इसके अंदर A, B टाइप के एलिमेंट है, सच दैट 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर इक्वल टू 35 है। और A और B के ऊपर क्या कंडीशन है? A, B आर इंटीजर्स, मतलब A, B बिलोंग्स टू Z। Z क्या है यहाँ पर? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। I भी लिख सकते हो भाई, Z नहीं लिखना तो I लिख लो। A, B बिलोंग्स टू I मतलब इंटीजर्स। क्लियर? अब तो कहते हैं कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो A, B टाइप के ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ध्यान देना, A और B इंटीजर्स होने चाहिए। A और B क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इस कंडीशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर इक्वल टू 35। तो हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज पुट करके देखी। पहले तो देखो, ये जो 2A स्क्वायर है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, स्क्वायर हो रहा है ना तो पॉजिटिव है। ऐसे ही 3B स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बीच में भी पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव में जोड़ने पे 35 आना चाहिए। ठीक है, अब तो दोनों का सम करने पे 35 आना चाहिए और दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब कोई भी एक टर्म 2A स्क्वायर की वैल्यू भी 35 से कम आनी चाहिए, 3B स्क्वायर की वैल्यू भी 35 से कम आनी चाहिए। कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं, वहां से आइडिया लगेगा। देखो मैंने क्या किया, A को 0 पुट करके देखा, चेक कर रहा हूं क्या मैं A को 0 पुट कर सकता हूं क्या। A को 0 पुट किया तो क्या आएगा, 3B स्क्वायर इक्वल टू 35, तो यहां से B स्क्वायर कितना आएगा, 35/2 मतलब 17.5। तो क्या B स्क्वायर मतलब B यहां पे कोई इंटीजर है क्या? किसी इंटीजर का स्क्वायर 17.5 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इस केस को तो आप काट ही दो, A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब A की वैल्यू मैंने 1 पुट करके देखी, A की वैल्यू 1 पुट की तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो यहां से 3B स्क्वायर कितना आएगा, 35 माइनस 2 33, तो यहां से B स्क्वायर कितना आएगा, 33/3 11। क्या किसी B की वैल्यू यहां से आएगी √11, डज नॉट बिलोंग्स टू I, लेकिन B तो इंटीजर होना चाहिए, तो मतलब A की वैल्यू आप 1 भी नहीं पुट कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, A की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 3B स्क्वायर इक्वल्स टू 35 माइनस 18 हो जाएगा, तो कितना आएगा भाई, 15 प्लस 2 17, यही है क्या, 15 और 2 17। ठीक है तो यहां से B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 17/3। क्या किसी इंटीजर का स्क्वायर 17/3 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो मतलब ये थर्ड केस भी कट जाएगा। बात समझ आ रही है ना? तो A की वैल्यू ना तो 0 पुट कर सकते, ना ही 1 पुट कर सकते, ना ही 3 पुट कर सकते। अब क्या करते हैं, तो यहां से A की वैल्यू 4 पुट करके देखें तो क्या बनेगा। देखो A की वैल्यू अगर 4 पुट की तो 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो 3B स्क्वायर आएगा, 3B स्क्वायर आएगा 35 माइनस 32, B स्क्वायर की वैल्यू 35 माइनस 32 3/3 इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू यहां से आएगी +-1। अब 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, दोनों के दोनों Z से बिलोंग करते हैं या फिर I से बिलोंग करते हैं, है ना। तो यहां से कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो एक तो 4 के साथ 1 ले सकते हो,
बी की वैल्यू 1 हो सकती है। दूसरा पॉइंट 4 कॉमा माइनस 1। अब ध्यान से सुनो, ए को अगर 4 पुट कर सकते हैं तो इस रिलेशन के अंदर ए का स्क्वायर हो रहा है, तो इसका मतलब ए को हम -4 भी पुट कर सकते हैं। ए को हम -4 भी पुट कर सकते हैं। तो ए को -4 लेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स अपने पास आएंगे? -4, 1 और -4, -1। तो 4 पॉइंट्स तो ये हो गए, 4 पॉइंट तो ये आ गए। अब और देखते हैं, क्या हम ए को 5 पुट कर सकते हैं क्या? ए को 5 पुट करेंगे तो 3b² कितना आएगा भाई? ए को 5 पुट करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 और 5 5 ज़ा 25, 25 दूनी 50। 5 पुट करने से तो 2a² की वैल्यू 35 से ज्यादा आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों का सम 35 आना चाहिए। तो ये भी 35 या 35 से छोटा होगा, 3b² भी 35 या 35 से छोटा होगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स तो अपने पास आ रहे हैं। पीछे कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने? 3 को एक बार दोबारा से चेक करना भाई। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो 35 माइनस 18 हमने किया, 15 प्लस 2 17। तो 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू यहां से इंटीजर नहीं मिलेगी, तो ये केस नहीं पॉसिबल। और 1 वाले में भी ठीक है क्या? चेक कर लेते हैं भाई। एक का स्क्वायर 1 2, तो 35 माइनस 2 33। b की वैल्यू यहां से √11, ये भी पॉसिबल नहीं है। 0 पुट किया तो 3b² इक्वल टू ये भी पॉसिबल नहीं है। अब ये एक बात बताओ, क्या यहां पे a इक्वल टू 5 पुट नहीं कर सकते? क्योंकि यहां पे 5 पुट करेंगे तो ये केस नहीं बनेगा भाई। 5 पुट नहीं कर सकते क्योंकि 3a² की वैल्यू, या फिर कितना था, 2a² था क्या, 2a² की वैल्यू 35 से ज्यादा आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। 5 नहीं पुट कर सकते तो यहाँ पे 6 भी नहीं पुट किया जा सकता, 7 भी नहीं पुट किया जा सकता। तो सिर्फ 4 ही पॉइंट अपने को मिले हैं जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मतलब ए और बी की, a, b टाइप के कितने एलिमेंट मिल सकते हैं अपने को? 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपने को चेक करना पड़ेगा भाई कौन कौन से पॉइंट्स यहां पर मिल सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल एनालिसिस से, और वो भी सीरीज वाले टॉपिक से। कहते हैं एक सीरीज है n/e⁻n, n की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है। कहते हैं कि बताओ ये सीरीज नॉट बाउंडेड बिलो है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। सीरीज के अंदर हम बाउंडेड बिलो या फिर बाउंडेड अबव की बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं हम सीक्वेंस के अंदर। कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो या फिर बाउंडेड अबव है, ये बात हम सीक्वेंस में करते हैं, सीरीज में नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो काट ही दो। कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट पे हमें बात करनी है। क्या करते हैं, एक रेशो टेस्ट हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। रेशो टेस्ट क्या कहता है कि अगर ये कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज, ये कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी इफ an+1 या फिर इसको लिमिट की फॉर्म में लिखो, इफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इक्वल टू li, और l आपका 1 से कम होना चाहिए। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an इक्वल टू l है और l आपका 1 से कम है, तो ये सीरीज क्या हो जाएगी? आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। और लिमिट की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो ये रेशो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। l की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो रेशो टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। चेक करो यहाँ पे an की जगह कितना है? an की जगह n/e⁻n, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an, ऊपर an+1 लिखोगे तो कितना आएगा? ये n+1/e⁻n+1, और नीचे an लिखेंगे तो नीचे n आएगा, e⁻n पलट कर ऊपर कितना है ये
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां लिमिट लगेगी भाई, देखो n प्लस वन बाय एन, e की पावर n प्लस वन नीचे है और ऊपर e की पावर n है, e की पावर n से e की पावर n काटोगे तो एक e अपने पास बचेगा नीचे, और इसको कैसे लिखोगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एलसीएम को अलग अलग करो, वन प्लस वन बाय एन इंटू वन बाय ई, अब लिमिट पुट करो, n की जगह इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन इंटू वन बाई ई, वन बाई ई, और वन बाई ई की वैल्यू लेस देन वन, क्यों, क्योंकि ई की वैल्यू होती है दो से बड़ी, ई की वैल्यू दो ई की वैल्यू दो से बड़ी होती है, तो वन को दो से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो एक से छोटा ही मिलेगा वन बाई, है ना, तो एल की वैल्यू लेस देन वन है, तो मतलब सीरीज कैसी है, ये कन्वर्जेंट सीरीज है, कैसी सीरीज है भाई, कन्वर्जेंट सीरीज ये आपके पास आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है अपने पास, कहते हैं कि ये एक सीरीज है, अगला क्वेश्चन भी सेम रियल एनालिसिस से क्वेश्चन है, एक सीरीज अपने को दे रखी है n फैक्टोरियल इंटू टू की पावर n डिवाइड बाय n की पावर n, n है एक से लेके इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट सीरीज है, फिर से वही बात, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है या क्या है, देखो कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात हम आमतौर पर अल्टरनेटिंग सीरीज में करते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट की बात हम आमतौर पर कहां करते हैं भाई, अल्टरनेटिंग सीरीज के अंदर, अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब जिसमें टर्म्स के साइन पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे मतलब साइन अल्टरनेट चले, तो अल्टरनेटिंग सीरीज तो नहीं है, ये सारी टर्म पॉजिटिव आएगी, तो कंडीशनली कन्वर्जेंट तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो अब सिंपली चेक कर लो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, वही रेशियो टेस्ट अप्लाई कर दो, an क्या है, an अपने पास ये है n फैक्टोरियल टू की पावर n डिवाइड बाय n की पावर n, तो ये लिमिट निकाल लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन बाय an, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस वन कितना बनेगा भाई, n प्लस वन फैक्टोरियल टू की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन की पावर n प्लस वन, डिवाइड में है an, an यहां पे ये है, तो क्या आएगा नीचे, n फैक्टोरियल टू की पावर n और n की पावर n पलट कर ऊपर जाएगा, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर n प्लस वन फैक्टोरियल है, नीचे n फैक्टोरियल है, तो n प्लस वन फैक्टोरियल को मैंने ऐसे लिख दिया n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल टू की पावर n इंटू टू की पावर n प्लस वन को टू की पावर n इंटू टू, ताकि ये कैंसिल कर सके, और डिवाइड में n प्लस वन इंटू पावर कितनी है n प्लस वन, तो एक पावर अलग लिख दो और n पावर अलग लिख दो, इंटू n की पावर n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल इंटू टू की पावर n, अलग अलग करके मैंने इसको लिख दिया, पावर्स को अलग अलग करके, तो टू की पावर n से टू की पावर n कट जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, n प्लस वन से n प्लस वन कट जाएगा, और ये जो n की पावर n है इसको नीचे पलट के नीचे ले आओ इसके, क्योंकि दोनों की पावर सेम है ना, तो मैंने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर अपने पास बचा है 2 और नीचे क्या है, इसको नीचे लेके आओगे तो कुछ ऐसा बनेगा भाई, n प्लस वन बाय n की होल पावर n, ये अपने पास बनेगा। अब देखो क्या किया, ये अपने पास आएगा
एलसीएम को अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस 1/n की होल पावर n। अब नीचे वाले की लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट होती है भाई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर n किसके इक्वल होती है? ये e के इक्वल। तो नीचे, ऊपर तो कांस्टेंट है 2, नीचे वाले की लिमिट e, तो ये कितना 2/e। और अभी मैंने बताया कि e की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी होती है, तो नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो 2/e जो है वो लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो बाय रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये जो सीरीज होगी ये कैसी सीरीज होगी भाई? कन्वर्जेंट सीरीज बन जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कन्वर्जेंट ऑप्शन ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है सीक्वेंस के ऊपर बेस्ड, लिमिट निकालनी है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। Sn है 3 प्लस 2 रूट एन बाय रूट एन। लिमिट कैसे निकालोगे? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू 3 प्लस 2 रूट एन बाय रूट एन। क्या करो? सिंपली रूट एन को सेपरेट कर दो, एलसीएम को सेपरेट कर दो। क्या फिलहाल लिमिट पुट कर सकते हैं क्या भाई? एक बार पुट करके देखो। एन की जगह फिलहाल इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं क्या? नहीं पुट कर सकते। पुट करोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी बनेगा, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो कुछ रीअरेंजमेंट करके फिर दोबारा से पुट करके देखते हैं। एलसीएम को अलग अलग किया तो ये बन गया 3/√n, और ये रूट एन से रूट एन कटेगा तो 2 बचेगा। अब दोबारा से n को इन्फिनिटी पुट करके देखो, 3/∞ 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 2, क्या आ जाएगा? इस सीक्वेंस की लिमिट आ जाएगी 2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सीक्वेंस के ऊपर है। चलो सीक्वेंस तो नहीं है, सिंपली लिमिट के ऊपर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2x इंटू साइन ऑफ 1/2x। ये लिमिट अपने को निकालना है। देखो फिलहाल अगर लिमिट पुट करके देखते हैं तो क्या बनेगा? x की जगह 0 पुट करो और नीचे यहां 0 पुट करोगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड। लेकिन इसके बाहर क्या है? साइन है, मतलब 1/2x तो एंगल है ना, और इस एंगल का क्या ले रखा है? साइन। अपने को यह पता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से लेके 1 तक जा सकती है, क्योंकि यहां पे x 0 का अप्रोच करता है तो 0 पुट करोगे तो 1/0 इन्फिनिटी। अपने को नहीं पता कि साइन के इनपुट में क्या जा रहा है, साइन के इनपुट में क्या जा रहा है, अपने को नहीं पता। लेकिन अपने को यह तो पता है कि साइन का जो आउटपुट होगा वो -1 से 1 तक ही हो सकता है, और वो भी कोई कांस्टेंट ही होगा। -1 से 1 के बीच का कोई रियल नंबर ही यहां पर साइन 1/2x की जगह मिलेगा। और उसके इनटू में क्या है? x को क्या पुट किया? 0 इंटू समथिंग फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड -1। क्या लिखोगे? x की जगह 0 पुट किया तो 0 इंटू समथिंग फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1। तो 0 को किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई? अपने पास 0 ही तो आएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी? 0। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्रेजुएशन का टॉपिक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। एक फंक्शन अपने को दे रखा है f(x) साइन ऑफ x² इन 0 से इन्फिनिटी। ये फंक्शन है
और हमें बताना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि एफ एक्स नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, सेकंड में कहता है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, थर्ड में कहता है एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट। अगर किसी को कुछ पता भी नहीं है ना कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस क्या है, तब भी इसमें वो तुक्का तो लगा ही सकता है। कैसे? देखो, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि फंक्शन डिफाइंड नहीं है कुछ पॉइंट्स पर, जीरो से इंफिनिटी तक। क्या इस फंक्शन को कहीं कोई प्रॉब्लम है? क्या कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो से बड़े कोई भी रियल नंबर यहां पे आप x की जगह पुट करो, ये फंक्शन हमेशा डिफाइंड है। तो सी ऑप्शन तो गलत है, इस फंक्शन को किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कहता है कि एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हर एक रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, और ये इस इंटरवल के क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिफाइंड भी है, तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो बी ऑप्शन भी गलत है। बी ऑप्शन कहता है कि कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हर एक पॉइंट पर डिफाइंड है तो वो कंटिन्यूअस होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ए ऑप्शन। अगर तुक्का लगाना चाहते हो तो ए ऑप्शन पे आप जा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। एफ ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। लेकिन करना कैसे है वो देख लो एक बार। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके पास ए एन एंड बी एन दो सीक्वेंस है, सच दैट ए एन माइनस बी एन का मॉडुलस अगर जीरो पर कन्वर्ज करता है एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बट एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉडुलस जीरो पर कन्वर्ज नहीं करता एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाई एफ ऑफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल। तो अगर हमने ऐसी दो सीक्वेंस ढूंढ ली जिनका डिफरेंस का मॉडुलस तो जीरो पर कन्वर्ज करता है, लेकिन एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉडुलस जीरो पर कन्वर्ज नहीं करता, तब हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन दैट इंटरवल आई। तो सीक्वेंस कौन सी मिलेगी? देखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ए एन को मान लो ये रूट टू एन पाई, रूट टू एन पाई, और बी एन को मान लो रूट टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। ए एन माइनस बी एन का मॉडुलस चेक करो, कितना आएगा? रूट टू एन पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। इसको रेशनलाइज करोगे तो भाई ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो टू एन पाई से टू एन पाई कटेगा, कितना आएगा ये? माइनस पाई बाय टू, और नीचे रूट टू एन पाई माइनस रूट टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। ऊपर कांस्टेंट है, लिमिट लगाओ, एन को इन्फिनिटी पे पहुंचाओगे तो ये प्लस आएगा भाई, रेशनलाइज करने पे बीच में प्लस आएगा। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी समथिंग कांस्टेंट बाय इन्फिनिटी जीरो। तो ये जो चीज है ए एन माइनस बी एन, ये जीरो पर कन्वर्ज करती है। पहले वाली कंडीशन सेटिस्फाई। अब चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है क्या, एफ ऑफ ए एन माइनस बी एन वाली। तो एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन का मॉडुलस, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पुट किया है हमने ए एन, तो ए एन अपने पास है रूट टू एन पाई, तो इसका स्क्वायर होगा, तो चलो लिख देते हैं एक बार, साइन ए एन स्क्वायर माइनस साइन बी एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन टू एन पाई माइनस साइन टू एन पाई प्लस पाई बाय टू। साइन टू एन पाई जीरो, साइन टू एन पाई प्लस पाई बाय टू कितना? साइन टू एन पाई प्लस थीटा साइन थीटा, तो साइन 90, साइन 90 ये
बाहर माइनस है तो -1 आ जाएगा, इक्वल टू 1, विच डज नॉट अप्रोच, विच डज नॉट टेंड्स टू 0। तो an माइनस बी एन का मॉडुलस तो 0 पर कन्वर्ज करता है, बट f ऑफ an माइनस f ऑफ bn का मॉडुलस 0 पर कन्वर्ज नहीं करता। देयरफॉर fx कैसा है, fx इज नॉट UC। ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से मैंने प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी इसमें इतना काम करने की जरूरत थी नहीं, ऑप्शंस को देख के भी आप कर सकते हो कि डिफाइंड तो है ये हर एक पॉइंट पे, तो सी ऑप्शन कट जाएगा, कंटिन्यूअस भी है हर एक पॉइंट पे, बी ऑप्शन कट जाएगा, तो ए ऑप्शन पे आप जा सकते थे। तो प्रूव भी कर दिया हमने, और वैसे भी ऑप्शन से पता चल ही रहा था, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? तो चलिए भाई, आज हम यहीं तक करने वाले हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।